अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिटिकल थॉट। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर प्लाटो को डिस्कस किया था। आज हम फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट मैकियावेली को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में तो इस टॉपिक को अहमियत हासिल है ही, लेकिन मुकाबले के इम्तहानात सीएसएस और पीएमएस में भी इस टॉपिक को खास अहमियत दी जाती है। हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल सकें जिसके ऊपर बात करके हम पूरे टॉपिक को कवर कर सकें। तो वक्त ज़ाय किए बगैर आए हम देखते हैं कि वो मेन हेडिंग्स क्या है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। सो कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहले बायोग्राफी देखेंगे मैकियावेली की। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी क्या है, उन्होंने ये थ्योरी क्यों दी थी। फिर देखेंगे उनकी बुक द प्रिंस जो है, जिसको मास्टरपीस कहा जाता है स्टेट क्राफ्ट के अंदर, उसका सेंट्रल थीम क्या था। फिर जो एडवाइसेस दी गई प्रिंस को मैकियावेली की तरफ से, उन एडवाइसेस के ऊपर बात करेंगे और इनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर ब्रीफ सा देखेंगे। देन जैसे हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कई खामियां खूबियां उभरती हैं। तो वो कौन सी खामियां जिसको लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, उसके ऊपर भी हम एक ब्रीफ सी बात करेंगे। द बायोग्राफी ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली was born on 3rd of May 1469 in फ्लोरेंस। इटली में वो पैदा होते हैं जी, इटली का शहर जो फ्लोरेंस है। मैकियावेली अपनी जॉब का आगाज करता है एज अ क्लर्क इन अ कोर्ट, रिकॉर्ड कीपर। जब coup होता है फ्लोरेंस में तो इनको सेक्रेटरी ऑफ वार लगा दिया जाता है और 14 साल तक वो सीट के ऊपर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। सर्विस के दौरान उनको चांस मिलता है कि वो ऑफिशियल्स के साथ अपने कंटेक्ट डेवलप कर सकें। लेकिन मेडिसी फैमिली जिसके खिलाफ coup होता है 1215 में, वापस आ जाती है इक्तदार में और मैकियावेली को डिसमिस कर देते हैं और एक मुख्तसर से अरसे के लिए उनको जेल में भेज दिया जाता है। अपनी कैद के दौरान, अपनी सजा के दौरान मैकियावेली एक किताब लिखते हैं द प्रिंस के नाम से। इसी किताब को मास्टरपीस कहा जाता है स्टेट क्राफ्ट का। अब जो किताब है दी प्रिंस, ये बताती है एक रूलर को, एक पॉलिटिशियन को, वो अपने सेल्फ सर्विंग से कैसे कर सकता है, रूथलेस पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। मैकियावेली को उनकी थ्योरी पॉलिटिकल पावर की वजह से फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट भी कहा जाता है। मैकियावेली वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वन मैन रूल के वो हामी थे। और अपनी किताब प्रिंस में वो बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स बताते हैं जिससे एक रूलर, एक गुड रूलर बन सकता है। सो कंटेक्स्ट क्या था, वो डायमेंशंस क्या थी, वो पॉलिटिकल सिनारियो क्या था जिसमें मैकियावेली साहब ने ये थ्योरी दी थी। तो डार्क एजेस का पीरियड था जो अरिस्टोटल की बर्थ से लेके मैकियावेली की बर्थ तक चलता है। इस दौरान जो नॉलेज की बेस थी वो डिवाइन फेथ था। यानी कि अगर आप साइंटिफिक की बात करते हैं, आपको लॉजिकल बात करते हैं, लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि जो मजहबी पेशवाओं का रोल होता है, उस वक्त पॉप थे, तो डोमिनेंट रोल उनका सोसाइटी में होता है, वेस्ट में पॉप से। तो बादशाह ने रियलाइज किया कि अगर वो अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पॉप को अपने साथ मिला लेना चाहिए। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ साथ उसको रिलीजियस अथॉरिटी भी मिल जाएगी। लोगों ने पॉप की बात मानना शुरू कर दी। पॉप ने कहा जी, जो बादशाह है आपका वो खुदा का साया जमीन पे, किंग इज द शेड ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बलबन आपको याद होगा, बरे सगीर में जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने अपने लिए जिले इलाही का लफ्ज इस्तेमाल करवाया था। आप इसके ऊपर पढ़ें गूगल में, किताबों में, और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या वो एरा जो था वो यहाँ के मुसलमानों का डार्क एजेस का एरा कहा जा सकता है उसे, या नहीं कहा जा सकता। पर आगे चलते हैं। किंग ने पॉप को बहुत सी फैसिलिटीज के साथ साथ पैसा देना भी शुरू कर दिया। अब पोप क्या, कोई लालची बन गया। उसने कहा कि अगर तो बादशाह मजबूत होगा तो किंग क्या होगा, पोप के ऊपर लेस डिपेंडेंट हो जाएगा, तो पाप की असल जो दबदबा वो खत्म हो जाएगा। उसने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट कर दी। थ्योरी जैसे स्टार्ट कर दी, उसने कहा जी मुख्तलिफ रियासतें अगर बनेंगी तो मुख्तलिफ कई बादशाह बनेंगे। जब बहुत से बादशाह हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, कमजोर होंगे, तो अल्टीमेटली डिपेंड करेंगे पोप के ऊपर। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट होगी। अब मैकियावेली ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था अपने
सर्विस के दौरान। और बीइंग पैट्रियोटिक पर्सन, वो चाहता था इटली यूनिफाइड रहे। मुख्तलिफ रियासतें जैसे फ्लोरेंस, वीनस, सिसिली और बाकी जो तमाम उसकी रियासतें थी उसमें ना बेटा हो बल्कि यूनिफाइड इटली हो। फ्लोरेंस और वीनस में रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी और बाकी में डेस्पोट्स थी। आप इसमें बखूबी फर्क जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि हम इसके ऊपर आपकी क्या रहनुमाई कर सकते हैं। अब इटली अगर डिवाइड होता है तो उसका नेबर्स आसानी से उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, फ्रांस, रशिया एंड स्पेन। मैकियावेली इस बात के ऊपर यकीन रखता था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली उसी वक्त पॉसिबल है जब प्रिंस अपनी ताकत के ऊपर इन्हिसार करे, बजाय इसके कि वो पॉप का सहारा ले, किसी और का भी सहारा ले। यूरोप में जो कुछ हो रहा था उस दौर में, लोगों के साथ जो ब्रूटल बिहेवियर किया जा रहा, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि बादशाह जो कर रहा है खुदा की ये मर्जी नहीं हो सकती, खुदा अपने बंदों के साथ कभी जालिमाना सलूक नहीं करता। सो इट वॉज अ टाइम व्हेन द डिवाइन राइट एंड द बेस ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द डिवाइन फेथ वाज शिफ्टिंग टू लॉजिक। लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, रीजनिंग आई, लोगों ने सवालात किए। ये जो तमाम रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था क्वेश्चनिंग का, इसको रेनेसांस कहा जाता है। मैकियावेली इस रेनेसांस का फाउंडर तो नहीं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है जिसने इस मूवमेंट को एक नई जिंदगी दी। अब हम चलते हैं जी इनकी बुक द प्रिंस के सेंट्रल थीम के ऊपर। मैकियावेली ने और भी किताबें लिखी जिसमें फेमस दी डिस्कोर्सेज ऑन द लिवी है, द आर्ट ऑफ वार है, और जो मास्टरपीस है उनकी बुक द प्रिंस है। इस किताब के अंदर वो एक रूलर को एडवाइसेस देते हैं कि किस तरह अपनी ताकत को मजीद मजबूत कर सकता है। मैकियावेली की जो थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पावर है वो कुछ यूं है कि प्लाटो से लेकर एरिस्टोटल तक, ग्रीक से लेकर रेनेसांस तक, तमाम पॉलिटिकल थिंकर्स ने स्टेट को एज अ मींस टू अचीव फर्दर एंड्स करार दिए। यानी कि रियासत क्या है, जरिया है बाकी तमाम मामला को बेहतर करने का, अचीव करने का। मैकियावेली कहते हैं कि रियासत, स्टेट इज द अल्टीमेट एंड, अदर मेथड्स आर द मीन टू मैक्सिमाइज इट्स पावर। यानी कि रियासत ही असल गोल है, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो मीन्स हैं और इसकी ताकत को मज़ीद मैक्सिमाइज करने का जरिए है। मैकियावेली के नज़दीक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन जो थी रियासत थी, जिससे लोगों की फलाह व बहबूद मुमकिन है। मैकियावेली के नज़दीक आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं रियासत की ताकत को मुस्तहकम करने के लिए, मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए। अब आ जाते हैं मैकियावेली की वो तमाम एडवाइसेस आप कह लें जिसके ज़रिए वो एक प्रिंस को बताते अपनी पावर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बहुत सी उन्होंने एडवाइसेस दी हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि चर्च को सियासत से कैसे अलहदा किया जाए। सबसे पहली एडवाइस उन्होंने दी कि यूज ऑफ फोर्स रुथलेसली, ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया जाए लेकिन इंटेलिजेंटली किया जाए। सेंसलेस ऑफ फोर्स का इस्तेमाल ना करें। इम्पोज योर विल ऑन द पीपल, आपको पता हो कि आपने अपनी विल को कैसे इम्पोज करना है। यानी कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करें जो रिटेलिएट करने की सलाहियत ना रखते हैं, जिनके ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो सह जाएंगे, चुप कर जाएंगे। किसी ऐसे के ऊपर मत अपनी ताकत का इस्तेमाल करे प्रिंस जहां से बगावत का खतरा हो, वहां पे डायलॉग शिफ्ट करे। बेटर टू बी फियर देन लव्ड। मैकियावेली के नजदीक क्या होता है, हर बादशाह चाहता तो है कि लोग उसको पसंद करें, लेकिन एक प्रिंस के लिए सबसे बेहतर ये है कि लोग उससे डरें बजाय इसके कि उससे प्यार करें। क्योंकि जो डिवोशन और लव होता है ये हमेशा मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ एक बंदे के साथ नहीं रहता, किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। लेकिन जो खौफ है वो लोगों को अपनी हदूद में रखता है। लोगों को पता होता है जी मैं ये करूंगा तो मेरे खिलाफ ये हो जाएगा, तो बादशाह सलामत मुझे खामखा मार देंगे। सो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, बेटर टू बी फियर्ड देन लव। एक्ट एज फॉक्स और लायन, या तो प्रिंस को एक लूमड़ की तरह शातिर होना चाहिए या शेर की तरह बहादुर होना चाहिए।
एक डिस्प्यूट को हल करने के बहुत से तरीके होते हैं, लॉ और फोर्स दोनों के जरिए हल किए जा सकते हैं। जो कानून है वो आदमी को दुरुस्त करता है, करेक्ट्स द मैन, बट द फोर्स करेक्ट्स द बीस्ट। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो अ किंग शुड बी ब्रेव लाइक अ लायन एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स। परसुएशन की जो खूबी है उसको आर्टफुली इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिंस को चाहिए कि प्रोपोगंडा करे, लोगों को कहे कि आप रिलीजन को अपनाएं, उसका खुद कोई मजहब ना हो, उस मजहब को एक्सप्लाइट करके लोगों को अपने हिसाब मिले, उसके जरिए अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम करे। ये मैकियावेली एडवाइस करते हैं। फिर प्रिंस को क्या करना चाहिए? एक्ट डिसिसिवली। उसको फैसला लेते हुए हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। समझे कि जब आपने हेजिटेशन की फैसला लेते हुए तो आप तोड़ गए। असर्टिव लीडर होना चाहिए। फैसला कर लिया डट के, जैसे कहते हम कहते थे कि मैं ये नहीं देखता कि मेरा फैसला कौन सा गलत है कि ठीक है। एक दफा फैसला कर लें, उसके ऊपर डट जाएं और उस फैसले को आप सही साबित करके दिखाएं। बी पॉपुलर अमंग द पीपल। लोगों के दरमियान पॉपुलर होना चाहिए किंग को। उसके लिए सबसे बेहतर है कैरेट एंड स्टिक प्रिंसिपल की। लोगों में इनामात भी दें जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ नहीं तो उनके खिलाफ आप फोर्स का इस्तेमाल करें। स्टिक आ गया। अब्सटेन फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अफेयर्स में, वुमेन के अफेयर्स में लोग प्रिंस को इंडल्ज नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है मैकियावेली के नज़दीक। अगर किंग इस रूल को तोड़ता है तो वो अपनी पावर को खुद लूज करता है। एक किंग को, प्रिंस को क्या होना चाहिए? एक फादर करना चाहिए। वो अपनी कौम के साथ एक बाप की तरह शफीक हो। फिर एडवाइस एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। शाहाना खर्चे नहीं करने चाहिए। शाहाना खर्चे करेंगे तो गरीब तबका किंग के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि ये तो बादशाह सलामत क्या करते फिर रहे हैं। तो बेहतर है कि ज़्यादा दे के पाँव पिलाए जाए। पोज आर क्रीजियस। पोज एज क्रीजियस। अगर बादशाह सलामत को, किंग को, प्रिंस को खौफ है भी किसी चीज़ का, लेकिन उसको अपील करना चाहिए कि वो बड़ा बहादुर है, डेयरिंग है। बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी उसे अपनानी चाहिए कि वो वीकर का साथ दे स्ट्रॉन्गर के खिलाफ। अगर स्ट्रॉन्गर इसी तरीके से जीत के इकतदार में आ जाता है तो अगला टारगेट क्या होगा? प्रिंस होगा। सो इस चीज़ से बचने के लिए प्रिंस को क्या चाहिए? वीकर का साथ देना चाहिए। अवॉइड फ्लैटर्स। उन तमाम लोगों को दूर रखे जो उसके खुशामद करते हैं, क्योंकि यस मैन जो होता है एक प्रिंस के लिए सबसे खतरनाक आदमी। फिर मैकियावेली कहता है कि प्रिंस को अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, मौका परस्त। कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता सियासत में। जहां भी मौका मिले उससे फायदा उठाना चाहिए। सिक्रेसी को अपनाना चाहिए एक प्रिंस को। अपनी स्कीम्स को सिर्फ अपने तक महदूद रखे, अगर किसी को बताएगा तो वो फेल हो जाएंगे। मोरालिटी नहीं होती सियासत में, कोई मॉरल एथिक्स नहीं होते। उसको किसी किस्म के मॉरल एथिक्स की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैकियावेली कंसेप्ट देते हैं का स्टेट मस्ट एक्सपेंड और एक्सपायर। कि रियासत अगर अपनी हदूद को नहीं बढ़ाती तो वो एक्सपायर हो जाती है। अब मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस को क्या करना चाहिए? अपनी रियासत की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना चाहिए। किसी के साथ एफिलिएट ना करे, अपना रिलीजन ना रखे, लोगों को इनकरेज करे कि आप किसी मजहब को अपनाएं ताकि उसको एक्सप्लाइट कर सके अपनी ताकत के लिए। अगर उसके हमसाये में जंग हो गई है तो वो न्यूट्रल ना हो। अगर प्रिंस अपनी बका चाहता है तो अगर न्यूट्रल रहेगा तो वो मारा जाएगा। उसको चाहिए कि कमजोर का साथ दे। क्योंकि अगर मजबूत जीत गया तो अगला टारगेट कौन होगा? प्रिंस होगा। मैकियावेली को मॉडर्न थिंकर क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ये पहले फिलोसफर थे जिन्होंने सेपरेट किया एथिक्स को पॉलिटिक्स से। उन्होंने कहा कंसेप्ट ऑफ सॉवरेन टेरिटोरियल सेकुलर स्टेट लेड टू द थ्योरी ऑफ लीगल सॉवरेनिटी। इनकी जो थ्योरी थी सॉवरेन टेरिटोरियल सेकुलर स्टेट की, ये लीगल कंसेप्ट बना सॉवरेनिटी का आगे जाके। ऑस्टिन हॉब्स कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकियावेलीज आइडिया। मैकियावेली वो पहला मॉडर्न टोटलिटेरियन थिंकर है जिसने एब्सॉर्प्शन ऑफ इंडिविजुअल बाय स्टेट की बात की कि रियासत अल्टीमेट है, आदमी मायने नहीं रखते।
और उसका ये कंसेप्ट कहाँ से इंस्पायर्ड था? उन्होंने इंस्पायरेशन ली थी मार्क्स की रियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री से। सबसे बड़ी अगर हम कहें कि कंट्रीब्यूशन जो थी मैकियावेली की, वो ये थी कि उन्होंने मजहब को सियासत से अलग कर दिया। वेस्ट आज सेकुलर जिनके ऊपर खड़ा है, बेस मैकियावेली ने दी थी। उनका जो कंसेप्ट था टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का, वो आगे जाके ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म की बुनियाद बना। आज मॉडर्न स्टेट्स जो बनी हुई हैं, उस केसल बेस पे मैकियावेली ने दी थी। ये तमाम पहलू हैं जिसकी वजह से हम इनको मॉडर्न थिंकर कहते हैं पॉलिटिकल थॉट का। एज आई सेड कि हर इंसान 100% ठीक नहीं होता, खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं। तो मैकियावेली की जो थ्योरी थी पॉलिटिकल पावर की, वो भी कोई 100% एक्यूरेट थ्योरी नहीं थी। उसके अंदर वो जो तमाम खूबियां थी या खामियां थी, उसके ऊपर लोगों ने जो तनकीद की, उसमें से चंद पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं। माइट मेक्स राइट, नेसेसिटी नोज नो लॉ एंड जस्टिफाइज द मीन। ये जो प्रिंसिपल है ये ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं होता, और ये कोई 100% ट्रू प्रिंसिपल नहीं है जिसको मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में कहा है। और ये लाजमी नहीं कहा इंसान जो बुरा पैदा होता है वो आगे भी बुरा रहेगा। पीपल एक्चुअली इवॉल्व विद द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। वो अच्छे भी हो सकते हैं। इंसान कई मामलात में अच्छा भी हो सकता है, कई मामलात में बुरा भी हो सकता है। और जो प्रिंस है शुड नॉट बी hypocrite फॉर लॉन्ग टाइम। मैकियावेली एक्चुअली खुद पावर मोंगर था, हंगर था वो। प्रिंस को भी उसने वैसे ही एडवाइसेस दी। 14 साल वो एक सर्विस में रहते हैं, फिर उनको एक्सपेल कर दिया जाता है, तो वो अपनी तमाम ख्वाहिशात प्रिंस की सूरत में बताते हैं। और जो बात करते हैं प्रिंस की ताकत का इस्तेमाल, हमेशा ताकत का इस्तेमाल जीत नहीं दिलाता। दे रहा सम साइकोलॉजिकल मेथड्स टू। जो उन्होंने एथिक्स को सेपरेट कर दिया पॉलिटिक्स के साथ, ऐसा बिल्कुल 100% नहीं किया जा सकता, ना ही होना चाहिए। कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट अगर एथिक्स की होगी तभी पॉलिटिक्स बेहतर तरीके से रन की जा सकेगी। ये बात बिल्कुल वजह है कि उनकी जो थ्योरी थी पॉलिटिकल पावर की, वो नेशन स्टेट की एक फॉर रनर थी। उसकी बुनियाद के ऊपर आज हम नेशन स्टेट के कंसेप्ट देख रहे हैं। जो तीन मेजर फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, प्लाटो ने किसके ऊपर बात की? सिटी स्टेट के ऊपर बात की, छोटी रियासतों के ऊपर बात की, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, उनको चलाना किस तरह चाहिए, वो कैसे आइडियल बन सकती हैं। सिसरो ने कहा यूनिवर्सल स्टेट का कंसेप्ट दिया, कैसे अचीव की जा सकती है। मैकियावेली ने बात की नेशन स्टेट के ऊपर। एक नेशन इटली को यूनिफाइड करना चाह रहे थे, तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट उभरा जिसके ऊपर आज मॉडर्न वर्ल्ड में कई रियासतें हमारे से वजूद में आई, और उनकी जो टेरिटोरियल कंसेप्ट था वो लीगल कंसेप्ट ऑफ सॉवरेंटी बना। सो इट वाज ऑल अबाउट मैकियावेली। हमने कोशिश की कि हम तमाम पहलुओं को बड़े ही मुख्तसर अरसे में बयान कर सकें। एक काविश थी, शायद हम उसमें कामयाब हो सके हों। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कुछ कमियां कोताहियां जो इसमें रहती हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर आप हमसे कुछ मालूमात लेना चाहें, अपनी कुछ मालूमात हमसे शेयर करना चाहें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो नाजरीन, जल्द ही हाजिर होंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।